आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस कर्व। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? इट इज़ ए कर्व दैट शोज़ वेरिएशन किसकी? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। H वेक्टर मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, हमें पता है कहाँ से हमें मिलती है, जब हमने लिया था करंट कैरिंग कॉयल या सोलेनॉइड जिसमें हम करंट पास करते हैं, उसमें करंट लूप से हमारे पास, वहाँ से वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट हो रही है। उसके कारण सब्सटेंस में क्या डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है। तो क्या हमारा काज क्या है? H, और इफेक्ट क्या हमें मिल रहा है? B। द शेप ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व इज शोन बिलो। तो ये आप शेप आपने देखी होगी मे बी, बट आप एक बार फिर देखो, इसे अच्छे से फिजिक्स में पढ़ते हैं बच्चे हमारे पास। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पर। क्या देखा? बड़ा कम्प्लेक्स सा लग रहा है आपको, है ना? एक तरफ H है, एक तरफ B है। पहले हम थोड़ा सा ऐसे सिंपल वे में देख लेते हैं, यहाँ से ड्रा करके। कुछ नहीं, हमने क्या देखा, हमने ऐसे ड्रा कर दी दो लाइंस, और फिर कहा इस तरफ हम क्या ले लेते हैं, वेरिएशन H। इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल कर्व है हमारा H आ रहा है, इस तरफ हमने B लेना शुरू कर दिया। अब क्या देखा, हमने एक सब्सटेंस ले लिया, तो वहाँ ये सेंटर पर बिल्कुल रखा। क्या देखा हमने, इसका B 0 है। कब? जब हमने H अप्लाई किया, वो भी क्या 0 हमारे लिए। यहाँ पर थोड़ा सा और राइट पे कर लें हम, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। तो आप नोट करते रहना क्या किया मैंने। H अभी 0 है, तो B भी 0 शुरू में, यहाँ से O मान लो। जैसे जैसे आपने H को इंक्रीज़ किया, तो ऐसा ड्रा होता हमारे पास, बढ़ता जा रहा ऊपर को, और जहाँ पर जाकर धीरे धीरे जी इसके पैरेलल होना शुरू हो जाता हमारा। क्या दिखा? जैसे जैसे हम ये H को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे B भी बढ़ रहा है, बट अब लीनियरली नहीं, जैसे लीनियर ग्राफ होता है वैसे नहीं बढ़ा। और एक स्टेज आती है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर जाकर हम क्या कर रहा है, ये अपनी सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन मीन अब इसके आगे आप जितना मर्जी करो वो नहीं जाएगा। जैसे मैं कहूँ बच्चों क्लास से बाहर आ जाओ ना, हमने कैंटीन में जाना है, बच्चे खुश हो कैंटीन का नाम सुन के, सभी भाग के आएंगे। यहाँ हॉल में जाना है, तो क्या किया, कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने तो क्लास में पढ़ना है, बच्चे बड़े पढ़ने वाले हैं, वो क्लास से बाहर नहीं आ रहे, तो टीचर ने दबके चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर। अब धीरे धीरे क्या, सारी क्लास आनी शुरू हो गई, अब क्लास खाली हो गई है, अभी भी टीचर दबके मारा, अब निकल के आओ बाहर, जाते क्यों नहीं? कोई बच्चा कहे सर सभी तो आगे हैं, अब कहाँ जाए सभी। ये वही लेवल है, तो सारी की सारी अलाइनमेंट हो चुकी है जितनी होनी थी। सो ये इसे सैचुरेशन लेवल इसका आ चुका। आप इसे चाहे तो BS से डिनोट कर दें, ये BS सैचुरेशन आ चुका। अब क्या किया किसी ने, अब कहा इसको हम कम करना शुरू करें। अब H को बढ़ा लिया हमने, अब कम करें, यहाँ से हम चले गए वहाँ पर। अब इसे कम करने के हमारा दिल में ख्याल आया, ठीक है अब कम करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या देखा, जब हमने H को डिक्रीज़ किया तो धीरे धीरे वो उस रास्ते से ना होते वो यहाँ से आ गया कहीं पर, तो वो यहाँ पर आकर हमने कहा हमने तो यार H को अभी जो मैक्सिमम किया था, H को मैंने बढ़ाया था से, इसका वैल्यू को आज यहाँ पर रख दे, H1 रख दूँ मैं, तो मैंने किया, तो यहाँ पर ये क्या हमारे पास ये तो ठीक है। इसके आगे देखिए आप मैंने इसे अगेन कम कर दिया, H को 0 पर लेकर आया, तो मैंने क्या देखा कि B 0 नहीं होता। अब ये स्टेज हमारे पास नहीं आ रही, यहाँ पर कोई रिटेंटिविटी रह जाएगा, मीन्स को रेजिडुअल यहाँ पर आ गई हमारा BR मान लो, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या देखा, H को रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिक फ्लक्स उसी मटेरियल में है, इसे हम रिटेंटिविटी कहेंगे, और यहाँ कहेंगे इसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहेंगे। तो ये रेजिड्यू बच चुका उसमें, तो ऐसे ग्राफ आ रहा है। आप किसी को नहीं सर हमें वैसा ही चाहिए, हमें तो B 0 ही चाहिए, हमारा ये है। मैं तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आप H को इस तरफ बढ़ाता हूँ नेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से काम हो गए, यहाँ पर आके मिलेगा ये ग्राफ ऐसे। तो ये मैंने जो नेगेटिव फ्लक्स अप्लाई कर रखा है किसके लिए, टू मेक द फ्लक्स 0, तो यहाँ मैंने इसको -HC कर दिया। इसे हम कहते हैं कोरेसिविटी। ये प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करूँगा, बताऊँगा ग्राफ में
मैंने कहा बच्चे ग्राफ देख के डर जाते हैं। तो अभी आपने कहा अच्छा सर आप नेगेटिव की तरफ बढ़ाते रहें और इसके आगे चले जाएं, ऐसी से भी आगे जाएं तो क्या होगा, तो फिर ऐसे ग्राफ हमारे पास आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे बेंड करेगा इस तरफ। अब नेगेटिव की तरफ सैचुरेशन आनी शुरू होगी। अब मैं उल्टे करा बच्चे, चलो बाहर से अब हाल से अंदर आओ, चलो क्लास में आने शुरू करो। बच्चे आते 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 सर सभी क्लास में दूसरी तरफ आ गए ना। सो जब डायरेक्शन इस तरफ सैचुरेशन आ रही हमारी, फिर डिक्रीज़ करूँगा तो क्या मैं 0 पर पहुँचूँगा, तो मैं देखता मैं 0 पर नहीं पहुँचता, मैं यहाँ कहीं पहुँच चुका हूँ। तो अब मेरा रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो चुकी, पहले तो इस तरफ थी, अब इस तरफ हो चुकी है। मान लो पहले मैंने ऐसे कहा था, इस तरफ नॉर्थ बना दिया, इस तरफ साउथ, अब क्या बन गया, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ बन जाएगा इस वाली सिचुएशन में। तो फिर वही यहाँ से मैं करूँगा, मैं बिल्कुल बी को 0 करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर इसको कम कर दिया ऐसे, फिर ये ग्राफ ऐसे जाता जाता ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा कर्व हमारे पास आ रहा है, इसी में घूम रही सारी बात हमारी, ठीक है। इसे हम कहते हैं BH कर्व। तो पूरा साइकिल, हम ये पूरा साइकिल बन गया, यहाँ से चले, चलते चलते फिर यहाँ पर आगे वापस, ये साइकिल कहते हैं। या अब ये कहीं पर कभी नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं पहुँचेगा बेचारा, इसी साइकिल पर वो चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। आओ अब डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से क्या नोट किया आपने, अब आप देख रहे हो यहाँ से वो जा रहा था, धीरे धीरे हमने इंक्रीज़ किया तो वो सैचुरेशन को वो पहुँच चुका अभी। ऑन इंक्रीजिंग हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H मैंने इंक्रीज़ की, तो ये B फ्लक्स हमें मिल गया। अब ये तो B मैक्सिमम हो चुका है, ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप कहोगे क्या करें, फिर हमने दोबारा H को डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, यहाँ से वापस आना शुरू किया, इस रास्ते हम आ रहे हैं, अब उस रास्ते हम वापस नहीं आए, यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर ना जाते हुए, यहाँ पर नहीं गए, अभी हम इस रास्ते पर आ रहे हैं, आगे इस रास्ते पर, तो क्या B पर पहुँच गए। ये है रिटेंटिविटी, बाहर का जो अप्लाइड हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, उसको 0 करने के बाद भी हमारा कुछ फ्लक्स वहाँ पर रह गया, इसे हम कहते हैं अब वो मैग्नेट बन चुका है। यहीं से मैग्नेट्स बनती हैं हमारी। मैग्नेट क्या है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रिटेन कर लिया, जिसने मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर लिया, वो प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी होती है। जैसे आपको टीचर ने बड़ा लेक्चर समझाया और टीचर चला गया क्लास से बाहर और आपका नॉलेज भी बाहर जाना शुरू हो गया, बट फिर भी कई बच्चों का इतना तो बच ही गया जो टीचर पढ़ा के गया। जितना बच्चा अच्छा होगा उतनी रिटेंटिविटी उसकी ज़्यादा होगी, और जितना मेरे जैसा होगा क्लास ख़त्म खेल ख़त्म, तो चल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा, कुछ रिटेंटिविटी हो रही है। फिर आपने इस तरफ इंक्रीज़ किया तो फिर देखो हम यहाँ पर कोरेसिविटी पर आ गए। तो ये क्या है, नेगेटिव कितना अप्लाई करें इन द रिवर्स डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, ताकि फिर हम फ्लक्स को 0 कर दें। और यही अब रिवर्स डायरेक्शन में वही साइकिल रिपीट हो रहा है, इस रास्ते पर जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में रेसोल्यूशन हो जाएगी, जो हमारा पहले नॉर्थ था अब साउथ पोल बन जाएगा। फिर वहीं से आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में रिटेंटिविटी मिलेगी हमें, फिर वहाँ से चलेंगे इसे लेकर 0 पर आने पर, और ये रास्ता ऐसे चलता रहेगा ना। ये ग्राफ हमारा आ चुका, ठीक है। तो ये सारा ग्राफ हमने इसे समझना, आप ऐसे समझ लो, बड़ा अच्छा ये कंसेप्ट है क्या, BH कर्व। इससे हमें जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है, इसे हम आगे जाके यूज़ करते हैं। तब ये आपने देख लिया सारा। अब जो बात मैं कहने वाला हूँ आप इसे समझो। मैं स्टेज की फॉर्म में हमने बात कर दी। सपोज फर्स्ट स्टेज क्या हमारी, सपोज द मटेरियल इज़ अनमैग्नेटाइज्ड। तो क्या देखा हमने, सो B इज़ 0 वैन H क्या है, वो भी हमारा 0 है। तो B 0 है, H 0 है। इट रिप्रेजेंटेड बाय ओरिजिन, ये ओरिजिन हमारा O शो कर रहा है। तो देखो डायग्राम में यहाँ है ना O, यहाँ पर O है, O हमारा शो कर रहा है यहाँ पर। स्टेज 2 क्या कहती है, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इज़ इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमने H को इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो क्या हुआ, द मैग्नेटिक डेंसिटी इंक्रीजेस एंड गेट सैचुरेटेड, तो सैचुरेट हो गई। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई OA, तो द पोर्शन ऑफ द ग्राफ O to A, जैसे हम O से A की तरफ गए, यहाँ पहुँच के ना यहाँ से इस तरफ,
तो ये ओ टू ए जाने वाला हमारे पास है, ये हमारे पास आ चुका क्या, स्टेज 2। यहाँ पर क्या हमें मिला, देखा थोड़ी देर हमने और इंक्रीज़ करके एच को, देयर विल बी नो इंक्रीज इन बी विद इंक्रीज इन एच बियॉन्ड दिस पॉइंट। आप एच को बढ़ाते रहो, आप बी इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि सैचुरेट हो चुका है। जितने से जितने थे सभी के सभी अलाइन हो चुके हैं। अब क्या अलाइन हो रहे मैं बात बता रहा हूँ। तो ये आपको जो इंजीनियरिंग कोर्स वाले वहाँ पर आपकी ये डिस्कशन कम होती है, और जब आप डिस्कस करते हैं हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी डेप्थ में जाते हो, तब वहाँ ये अलाइनमेंट किसकी हो रही है उसकी बात हमारे पास होती है। तो वो बात अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। कौन सा पेन अच्छा लगता है आपको, ये चलो ये यूज़ करते हैं हम। देखो बच्चे ऐसे हैं, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना वो कुछ ऐसे हैं। तो पहले देखो सर पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं, तो पहले पैरा देख लो। पैरा में अकेले अकेले पड़े हैं ऐसे, या अकेले अकेले कौन पड़ा है, ऐसे हमारे डाइपोल्स पड़े हैं जिसे हम कहते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। सभी एटम्स मॉलिक्यूल्स की क्या है, कुछ ना कुछ क्या उनके पास डाइपोल मूवमेंट है, मीन्स स्मॉल मैग्नेट्स की तरह काम कर रहे हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब ये क्यों काम कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन आ गया। अभी आपने पढ़ा था ना, ऐसे एक सर्कल आपके पास है, तो इस कॉइल में से अगर करंट पास करेगा तो आपने कहा था कि हाँ ये इट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ की तरह काम करेगा। तो इसका जो फ्रंट है वो, अगर इसका फ्रंट देखें हम तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो बैक साइड से देखोगे आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। तो क्या हर एक करंट लूप हमारी क्या काम करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो देखो हमारे एटम्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द दिस न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो चार्ज जब मूव करेगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से करंट है वहाँ पर, तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स तो आपस में कैंसिल कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एटम्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे पास रह जाता मैग्नेटिक फील्ड, तो दे बिहेव लाइक स्मॉल मैग्नेट्स लाइक हेयर। तो जब हम बाहर से ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, इसे अपनी तरफ लाइन करने की कोशिश करती है, चलो मेरे जैसे कहते वैसे होने शुरू करो। तो ये धीरे धीरे होते हैं बेचारे, ठीक है। तो इतने अच्छी तरह मैग्नेटाइज नहीं हो पाते। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात ये हमारे पास है, क्या अच्छी बात है इसमें, यहाँ पर हमारे पास डोमेन्स बनी हैं। डोमेन्स मीन्स ग्रुप्स बने हैं। जैसे मैं कहूँ क्लास में हमने कहीं टूर पर गए हैं, तो टूर पर क्या है, तो क्या किया, एक टीचर ऐसे थे जिन्होंने कहा भी हाँ बच्चों जाओ मैं सभी आपको देखूंगा। बच्चे बस से उतर गए, वो एंजॉय कर रहा है। अब टीचर ने उनको बस में एंटर करवाना है, वो अकेले अकेले को पकड़ के दे रहा, भैया तू आ जा तू आ जा तू आ जा, वो कहाँ निकल गया उसको फ़ोन करो। बच्चे आ नहीं रहे ना, ऐसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है। दूसरा टीचर है, उन्होंने देखा कि क्यों ना ऐसे कहूँ जो फ्रेंड्स वाले बच्चे हैं उनके ग्रुप्स बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा भी ये लड़कियाँ आपस में इनकी बनती है, तो तुम सभी सहेलियाँ लाइक माइंडेड हो, तो जो आप इकट्ठे रहना जहाँ पर रहना, और एक आप में से अपना नंबर दे दो, यहाँ भी जाना इकट्ठे जाना। ये कुछ बच्चे हैं बॉयज़, वो इकट्ठे रह रहे थे ना, ग्रुप्स में रहते हैं, उनको कहा भैया आप 15-20 का ग्रुप बना लो, ऐसे रहो इकट्ठे, और यहाँ पे रहना ग्रुप्स में ही जाना है। तो ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उस टीचर्स ने, कुछ बच्चों को 10-20 ग्रुप बना लिए और ग्रुप लीडर से बात कर ली। अब जब उसने कलेक्शन करनी होएगा, हाँ ग्रुप ए पहले ग्रुप वाला, ये सूरज के ग्रुप वाला आ गया, ये अनंत के ग्रुप वाला आ गया, ये प्रांशु के ग्रुप वाला आ गया, अभी सारे आते रहो, सारे अपने बच्चे साथ वाले लेकर आ जाओ। तो क्या होगा, जब ऐसी डोमेन्स हमारे, इसे कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पर क्या, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं, जो स्मॉल मैग्नेट्स हैं वो हैं, मगर उनकी सबकी अलाइनमेंट किसी एक फिक्स डायरेक्शन में है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द फील्ड जो नेट अलाइनमेंट होती है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो जो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। बट जब हम बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं तो क्या आता, धीरे धीरे ये पूरी की पूरी डोमेन उस तरफ घूमनी शुरू कर देती हैं।
तो इनमें डिसिप्लिन है जो ऑलरेडी ग्रुप्स में हैं, तो इनको कंट्रोल करना आसान है। वो टीचर अच्छा ये तो बड़ी बात है, मैंने 8 ग्रुप किए, 8 बंदों को मैंने फ़ोन किया, 8 के 8 अपने बच्चे लेकर आ गए, मेरे बच्चे सारे बस में बैठ गए हैं, तो मेरे लिए कंट्रोल करना आसान है। तो ऐसे ही यहाँ पर डोमेन्स हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो वहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब हम लगाते हैं तो वो जल्दी से अलाइन होना शुरू कर देते हैं। और जब हमने देखा कि उन्हें सभी को कहना शुरू कर दिया है, एक स्टेज आएगी जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के डोमेन्स वो मैं कलेक्टिव डोमेन होगा इस तरफ आ गई हैं। तो क्या देखा हमने, ये पूरी तरह लाइन हो चुका है, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेज। ठीक है जी। अब इस तरफ करोगे तो एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा, एक तरफ साउथ बन जाएगा। अब आप इसको चेंज कर दोगे तो इनकी डायरेक्शन भी ऐसे रिवर्स में चली जाएगी सभी की, है ना, जितनी भी डोमेन्स हमने बना रखी है। तो ये इसके अंदर का सीक्रेट है। बट फिर भी आपने बहुता नहीं सोचना, जो बच्चे नहीं देखना चाहते वो इग्नोर कर दो। आप अपनी स्टेज देखो बस। क्या देखा हमने, मैग्नेटिक डेंसिटी कैसे कैसे इंक्रीज़ होगी जब हम इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को इंक्रीज़ करेंगे, वो सैचुरेशन लेवल अचीव कर जाएगी अपनी। अब आपका दिल करता है कि दोबारा हम एच को 0 करें और देखें क्या होता है, तो वो स्टेज है हमारी 3। नाउ वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द अप्लाइड क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स एच, इसे हम डिक्रीज़ करेंगे। तो क्या देखा, एंड ब्रिंग्स इट टू 0, तो क्या बना में एच 0 हो गया हमारा। नाउ द पाथ फॉलोड इज ए बी एंड नॉट ए ओ, ये बात बता ली ना हमने। अब जो पाथ है हमारा वो कैसा पाथ है, वो जे पाथ हमारा बन रहा है, ये पाथ इस तरफ वाला पाथ, ना कि ये पाथ जहाँ जब हम शुरू से चले थे ना, बी से लेके ओ वाला ये पाथ नहीं है। बी से लेकर हम कहाँ चले गए, जो ए से लेकर हम बी की तरफ चले गए। तो क्या देखा हमने जाकर, हमने देखा एट एच इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने क्या मिला, हमें मिला बी 0 नहीं हुआ। तो क्या, तो सम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन हैज़ लेफ्ट इन द मटेरियल। अब भी हमारे पास कुछ बच चुकी है, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी लेफ्ट इन द मटेरियल। कब, इवन ऑन रिड्यूसिंग द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच टू 0, उसे रिड्यूस करने के बाद भी क्या हमने देखा, हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डेंसिटी मिल जाती है। इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी कह लो आप, कुछ बच्चे तो रेमनेंस कहते हैं इसे, और कुछ लोग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इस नाम से पुकारते हैं इनको, ऑफ मटेरियल। तो ग्राफ में शो करना हो तो ये रिटेंटिविटी के किससे शो हो रही हमारे पास, वो कहता है बी आर इज इक्वल टू ए बी। तो आप देखो कहाँ पर हमारा ये रिटेंटिविटी जो शो कर रखी है हमने यहाँ पर डॉट लगाकर, ओ से बी की तरफ है, ओ से बी की तरफ इतनी रिटेंटिविटी शो हो रही है हमारी। रिटेंटिविटी समझते हो ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बच गई है इवन मेकिंग द मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0। चलिए नेक्स्ट, अब आपने क्या सोचा, आपने सोचा नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज रिवर्स, तो डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। ऑन इंक्रीजिंग एच इन द रिवर्स डायरेक्शन द ग्राफ इज बी सी, तो ये भी देख लो कहाँ से बी सी जा रहा है। अब ये बी से सी की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो क्रेसिविटी हम वहाँ पर रीच करेंगे अभी। तो क्या देखा, हेयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रिड्यूसेस टू 0, धीरे धीरे बी तो हमारा 0 जा रहा है, पर कब हुआ, जब एच हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दिया एच सी, तो तब हमें बी 0 मिला। दिस अपोजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच सी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू 0, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेसिविटी ऑफ द मटेरियल। और ग्राफ में से कैसे शो किया, एच सी इज इक्वल टू ओ सी। अब स्टेज नेक्स्ट पर हम आ चुके हैं, स्टेज नंबर 5 आप कह लो ऐसे। नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 4 तक हमारी बात बन जाती है ना, बट बच्चों के मन में रह जाता है, इसलिए हम फर्दर डिस्कस करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो स्टेज 5,
नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इन रिवर्स डायरेक्शन, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विल बी हैव सैचुरेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। इट इज शोन बाय द कौन सा पोर्शन, सी एफ ऑन ग्राफ। तो क्या देखा, जैसे हमने राइट साइड में ऊपर को देखा, यहाँ पर देखा था, वहीं कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा। तो देखो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तरफ से वो बढ़ के आ गई, यहाँ पर सैचुरेशन हमें हो रही है हमारे पास इन द रिवर्स डायरेक्शन, मिल गई सैचुरेशन। अभी आपके दिल को शांति नहीं मिली, अभी आप कुछ और करना चाहते हो। आपने कहा ठीक है, आप फिर इसको जीरो करो, फिर देखते हैं क्या होता। अगेन ऑन ब्रिंगिंग द एच ऑन जीरो द ग्राफ विल बी अलॉन्ग एफ ई। अब क्या होगा, नाउ सब्सटेंस विल हैव रोटेटिविटी इन रिवर्स डायरेक्शन में आ गई, जिसे हम क्या कहें, बी आर इज इक्वल टू ओ ई। तो अभी आपको रोटेटिविटी किस डायरेक्शन में मिल गई, अभी आपको रोटेटिविटी मिली, यहाँ पर मिल गई हमारे पास, यहाँ से हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब रिवर्स डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो चुका, जैसे मैंने शो किया था पहले, जैसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ था, अब ये नॉर्थ साउथ बन चुका। फर्दर इंक्रीजिंग एच ऑन पॉजिटिव साइड, और कर दिया आपने, तो ग्राफ कैसा मिले हमें, ई डी बी के अलॉन्ग मिला। तो ऐसे हमने कर दिया सारा शो, ग्राफ हमारा ई डी बी एस तो चला गया और जहाँ जहाँ पहुँच गया दोबारा ये बी वाली जगह पर, राइट। तो वहीं सब ये साइकिल है, यहीं पर हम घूमते रहेंगे। अगर हम इसे प्लस करें माइनस करें एच को, तो यहीं हमारा चक्कर चलता रहेगा। इसे हम फिर क्या कहें, अभी देखते हैं। दिस साइकिल विल बी रिपीटेड ऑन वेयरिंग एच फ्रॉम, एच को वेरी करो कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इसे ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। बन गई हमारी, पूरा घूम के वहीं आ गई ना, तो लूप की तरह काम बना। इट इज ऑब्जर्व दैट द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी, क्या ऑब्जर्व किया, थ्रू द साइकिल, जो साइकिल हमने देखा उसमें क्या किया, जो मैग्नेटाइजेशन बी है ना, वो लैग्स बिहाइंड एच, उसके पीछे पीछे रहती है। ये बात कहाँ से आ गई, ये मन में क्वेश्चन आता हो कई बच्चों के ना। बस ये बात कैसी थी, जब मैंने ये समझाया था, ये मैंने कॉर बना रखी थी यहाँ पर ना डायग्राम। तो अभी अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे बात की हमने वो। तो देखो ये अब यहाँ पर था जीरो, तब तो ठीक थे। इसे मैं यहाँ पर लिख लूँ एच और यहाँ से लिख लूँ बी। एच जीरो है, बी जीरो थी, तो ठीक है बात। इससे आगे चलते हैं हम। एच आपने बढ़ाकर कहाँ किया, सैचुरेशन लेवल पर आप ले गए थे, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आपने डिक्रीज़ किया, तो यहाँ पर क्या दिखा आपने नोट किया इस पॉइंट पर, यहाँ पर एच तो बन गया वापस जीरो, ये हमारा रह गया ऐसे, बी पर रह गया पॉजिटिव पर, अभी जीरो पर नहीं आया, पीछे रह गया। फिर आपने इसको नेगेटिव ले गए, तो ये जीरो आ गया था यहाँ पर। फिर आप उसने यहाँ पर ले गए, ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया था, ये सैचुरेशन लेवल रीच कर। अब इसके नीचे आ रहे, तो क्या किया आपने, फिर वो घूम के जीरो हो रहा है। अभी आप कहाँ पहुँच चुके हो, आप बी आर नेगेटिव डायरेक्शन में आ चुके हो। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे, तो क्या दिखा, ये आगे आगे चल रहा है और ये पीछे पीछे आ रहा है उसके। पहले ये जीरो था, बाद में ये जीरो, पहले ये अचीव करता है ना, तो फिर दूसरा उसके पीछे आ जाता है ना, रोटेटिविटी बनाने अपने। तो सारे सिस्टम में आप क्या नोट कर रहे हो, इस बात को नोट करोगे, क्या नोट किया आपने, दो द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी लैग्स बिहाइंड एच, ये बात है नोट करने वाली। तो द फिनोमेना, इस फिनोमेने को हम कहते हैं ऑफ लैगिंग बिहाइंड बी, बी का बिहाइंड एच ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, तो बिहाइंड एच आगे है, बी उसके पीछे पीछे जा रहा है, इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। इस फिनोमेने को कहते हैं हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस जो वर्ड है ना, ये अपने बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना है एक बीमारी ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको उसमें क्या रिस्पॉन्स लेट मिलता है। अब मैं, एक बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है, मैंने उसे जोक सुनाया क्लास में, बच्चे ऐसे ऐसे के बंदे ने किया और ऐसा हो गया, सभी बच्चे हंसने लगे, ठीक है, एंजॉय किया बच्चों ने। अब उस बच्चे ने भी जोक सुना है, ठीक है,
वो सो रहा है। थोड़ी 3-4 पीरियड गुजरे और टीचर एक और आए, उन्होंने कोई सैड बात बता दी भी ऐसा हुआ कि उनके जो मौसी के नाना जी हैं वो गुजर गए हैं। वे सैड बड़ी बात है, सभी बच्चे सैड मुँह बना के बैठे हैं। अब वो सैड, अब उसको वो पुरानी बात याद आ रही है, वो हंसने पड़ा। तो ऐसे वो बात जो सुनी उसने सुबह सुनी थी, उसका रिस्पॉन्स वो दोपहर को दे रहा। अब जो दोपहर वाली बात जो उसने सुन रखी है उसका रिस्पॉन्स शाम को देगा, घर में अफसोस करने लगेगा। ऐसे पर्सन होते हैं, वो कभी हंसने लगते हैं, कभी वो रोने लगते हैं। तो हम लोग कहते हैं वो पागल हैं। वो पागल नहीं है, वो किसी और बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कभी उन्होंने पहले सुनी थी। तो उनका जो टाइमिंग है वो लैग कर रही है, तो वहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो वो इसे हिस्टेरिसिस, एक तरह का हिस्टीरिया कहते हैं हम, ये एक तरह की बीमारी होती है। तो इसमें ये बीमारी नहीं है, उसकी मजबूरी है बेचारे की कि वो लैग कर रहा है और धीरे धीरे उसकी जो डोमेन्स है वो मूव कर रही हैं। उन बच्चों के लिए जो कहते थे कि हम थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, तो मैंने ये बना रखा है ग्राफ आपके लिए। तो क्या देखो इसमें क्या रहा हमारा। जो द मटीरियल फॉलोज द नॉन लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व व्हेन मैग्नेटाइजेशन इज़ फ्रॉम ए जीरो फील्ड वैल्यू। तो क्या देखा, पहली बात नोट करो आप यहाँ पर, ये लीनियर नहीं है हमारा, ये अब नीचे से यू से ऊपर जा रहा हमारा, ये लीनियर नहीं मूव कर रहा, ग्राफ घूम के जा रहा। अब यहाँ पर पहुँच गए हम। तो क्या, मटीरियल मैग्नेटाइज बाय सैचुरेशन अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। तो सारी डोमेन्स जो देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें सारी डोमेन्स एक तरफ अलाइन कर चुकी हैं अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके अलॉन्ग अलाइन कर चुकी हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो सेंटर में शो कर रहा है, ये शुरू की बात थी, ये जो स्टेशन है ना, शुरू वाली बात है, यहाँ पर शो की थी इसने। देखो अलाइनमेंट किसी की किसी तरफ है, किसी की किसी तरफ है। तो नेट जो मैग्नेटाइजेशन थी वो जीरो थी, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या हो रहा हमारे पास। अब यहाँ से आप घूम के यहाँ पर आ रहे, इस तरफ आए, तो क्या देखा हमने, व्हेन ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप्स टू जीरो तो रिटेन्स कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस इज यूजफुल मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस। तो देखो ये जो कंप्यूटर्स में मेमोरी डिवाइसेस बनते हैं, वहाँ पर ये कंसेप्ट हमारे काम आ सकता है। देखो जो उसने किया, उसके बाद कुछ ना कुछ मेमोरी में रह गया। जैसे मैं कल लेक्चर मैंने आपने लगाया टीचर का, आप सुन के बाहर आए, तो जो कुछ आपके माइंड में रह गया वो आपकी क्या है, रिटेंटिविटी है। अब ठीक है, फिर हम रिवर्स में यहाँ पर आए, तो क्या, यहाँ पर हमने फिर इसको ब्रेक कर दिया, सारी मैग्नेटाइजेशन बुला दी उस बेचारे की। तो ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी रिवर्स्ड एंड इंक्रीज इन लार्ज वैल्यू ड्राइव द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो। तो उसको फिर जीरो करने के लिए हमें उसको रिवर्स डायरेक्शन में करना पड़ा। फिर आपने रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया। आप देखो इस अलाइनमेंट को देखो, आप इसको और इसको देखो, ये वाली को, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दी हमने ना। यहाँ पर हमारे पास सैचुरेशन आई है, बट अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है पहली वाली स्टेशन से। फिर आपने वही किया, यहाँ से जाते जाते आप यहाँ पर पहुँच गए और यही स्टेज आ गई। सो द हिस्टेरिसिस लूप शोज हिस्ट्री डिपेंडेंट नेचर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वंस मटीरियल हैज़ बीन ड्रिवन टू सैचुरेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन देन बी ड्रॉप टू जीरो एंड द मटीरियल विल बी रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन। तो अब हमें क्या था, हमने अप्लाइड फील्ड जीरो भी कर दिया, तो हमें पता है हमें रिटेंटिविटी मिल जाती है यहाँ पर। तो ये बात हमारे काम आने वाली है। जो मैग्नेटिक मटीरियल आप यूज़ करो, मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओ, उसकी अलाइनमेंट आ जाएगी। अब आप चाहे बाहर से इसको स्विच ऑफ ही कर दो, तो वो वहाँ पर जो डोमेन्स है रहेंगी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और वो मेमोरी की तरह काम करेंगी। ठीक है जी, ये बात हमने सुन ली आपकी। अब एक और कंसेप्ट आ गया है, हिस्टेरिसिस लॉस। क्या इस सारे प्रोसेस में कुछ लॉस भी हो रहा है? When a magnetic material is taken through a cycle of magnetization, some energy is lost in the form of heat. इसे हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। इट इज़ फाउंड दैट, अब पहली बात देखो हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा हमारा, तो क्या करेंगे हम, मान लो आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, बच्चे क्लास में बैठे हैं और टीचर एक आगे, उन्होंने कहा कि मुझे ना पता चला है कि ऐसे बच्चे बैठे थे,
ये बोर्ड लगा इस तरफ और बच्चे को फेस इस तरफ है, ऐसे सभी बच्चे अपना सुंदर मुखड़ा इस तरफ करके बैठे हैं और ये टीचर साहब पढ़ा रहे हैं। उनके मन में आया कि यार बात ऐसी है कि बच्चों ना कुछ इनकी, उन्होंने किसी बता दिया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ना ये डायरेक्शन पढ़ने के लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ से बच्चों को समझ नहीं आएगी मेरे सब्जेक्ट की, तो क्यों ना मैं ये बोर्ड को उठाकर यहाँ पर लगा दूँ। तो उन्होंने कहा भैया आप ऐसे करो, आप सभी बच्चे इस तरफ देखो मेरे को। बच्चे बेचारे आप बेंच लेके घूम रहे अपना, उन्होंने बेंच अपने घुमाए, सभी बच्चों ने घुमाकर लाइन कर दी इस तरफ। बच्चों ने 180 पर बेंच घुमाए और अलाइनमेंट हमारी किस तरफ कर दी, अब इस तरफ अलाइनमेंट उन्होंने कर दी। इस बार टीचर साहब ने उनको कहा राइट। अब क्लास ख़त्म हो गई, दूसरे टीचर आ गए, उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा यार सर ने कहा था ऐसे, चलो ऐसे थोड़ी होता है, चलो जैसे बैठाया था आपको वही डिसिप्लिन बैठो। आपने फिर अपने बेंच घुमाए, आप फिर इस तरफ आ गए। अब वो टीचर ऐसे हैं, बार बार क्लास में एक का लेक्चर पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, तो आप क्या करोगे, आप घूमते रहोगे कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो आप कहोगे हम तो सर थक गए बेंच को घुमा घुमा के। तो ये जो घूमने में जो एनर्जी, सिमिलर ये डोमेन्स हैं, जैसे डोमेन्स रोटेट करती हैं यहाँ पर रोटेट कर रही हैं, तो जब रोटेट कर रही हैं तो उनको वर्क डन करना पड़ता है, तो जो एनर्जी लॉस हो रही है उनकी वहाँ पर हीट की फॉर्म में, तो इसे हम हिस्टैरिसीस लॉस कह रहे हैं बार बार उनको घूम के लिए। तो क्या देखा, इट इज़ फाउंड दैट, क्या फाइंड किया आपने, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एरिया, ये बात काम किया, ऑफ द BH लूप इन ऐसे यूनिट्स। तो जो हमने लूप की वो BH कर्व है, कौन सा कर्व है, BH कर्व या BH लूप है। तो इसका एरिया जो हमें क्या देगा, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम में पर साइकिल, एक साइकिल में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू हिस्टैरिसीस। अगर आप CGS में करना चाहते हो तो कहते हैं CGS में ये IH लूप होती है। तो ये I और H और दोनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है देखने का। कई बार हम इसे I से मेंशन करते हैं, कई लोग इसे M से मेंशन करते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ये हमने H अप्लाई किया, ऐसा कर्व भी होता है, कर्व की शेप वैसी ही बनती है। हाँ, उसके एरिया में डिफरेंस हो सकता है, सैचुरेशन लेवल में थोड़ा सा अलग से डिफरेंस आ सकता है। तो उसमें क्या इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि ये पहले मटेरियल था ऐसे, जब मैंने H अप्लाई कर दिया, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बन गया, तो दिस सब्सटेंस हैज बिकम लाइक ए मैग्नेट। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन कितनी हो चुकी है, इसे हम मेजर करते हैं किससे, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट हम फाइंड कर लेते हैं, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं जब ये वो काम हम करना नहीं चाहते। तो मतलब ये एक स्मॉल मैग्नेट बन चुकी है, उस मैग्नेट की जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और इसे जहाँ हम क्या कहते हैं I से कर लिख देते हैं। सो इस हिसाब से अगर आप ग्राफ बनाए तो उसे IV कर्व कहा जाता है, IH कर्व कहा जाता है। तो CGS में अगर करना हो तो एरिया, उसके एरिया से आपको क्या मिल जाएगा, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू। अब बातें बड़ी बड़ी करनी और काम आना नहीं है, ये बात हिस्टैरिसीस लूप के लिए नहीं, ये तो बड़े काम की चीज़ है। तो कहाँ पर है काम की चीज़, अभी आपको बताएंगे वो। By studying hysteresis loops of various magnetic materials, we can study the difference in their properties like retentivity, corrosivity, permeability, susceptibility, energy loss, etc. तो क्या होगा फिर, such knowledge enables us to select suitable materials for different purposes. कौन से पर्पसेस हो गए, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम बना रहे हैं, ट्रांसफार्म की कोर्स बना रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बना रहे हैं हम। अच्छा, तो कुछ और भी एप्लीकेशन, लाउड स्पीकर वगैरह चलते हैं, चोक्स वगैरह चल रही हैं, उनमें भी सारे यूज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे सिलेबस का पार्ट है वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे इनको।
अभी हल्का सा देखें परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट का मीनिंग क्या है? मैंने एक मैग्नेट ली और मैंने कहा बच्चे ये ले ले, इसे एक्सपेरिमेंट कर। वो बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किए, अपने घर ले गया, डिप्लोमा ख़त्म हो गया, उसे याद है वो मैंने सर से एक बार मैग्नेट ली थी, वो मुझे लौटाने आ गया। तो मैंने कहा क्या इसमें अभी मैग्नेटाइजेशन है? तो क्या सर है, अभी देखो आप। तो ऐसी होती परमानेंट मैग्नेट, जिसमें क्या होगा? दैट कैन रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर। ऐसी होनी चाहिए, एक बार चार्ज कर दिया तो बड़े लंबे समय तक उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करके रखे। तो कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करेंगी? तो प्रॉपर्टी कौन सी? हाई रिटेंटिविटी। इसका क्या काम है कि मैग्नेट हमारी स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। रिटेंटिविटी मीन्स जब हमने अप्लाइड किया था फ्लक्स, जब अप्लाइड फीट हमने लगा रखा था यहाँ पर, तो ये ऐसे जब वापस आना था तो ऐसे यहाँ पर ना गिर जाए, यहाँ पर आए और ऊपर आए थोड़ा सा। जितना ऊपर आएगा उतनी रिटेंटिविटी में ज़्यादा मिलेगी। हाई क्रेसिविटी, ये ना को एक हल्का सा रिवर्स में उसे फीड लगाए और अपनी लॉस कर दे, तो रिटेंटिविटी भी ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा। जितना यहाँ से दूर जाएगी रिटेंटिविटी इतनी ज़्यादा होगी, तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे लॉस करना डिफ़िकल्ट है। तो क्या हाई क्रेसिविटी, इसका मीनिंग क्या? मैग्नेटाइजेशन नॉट इरेस्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स। जो बाहर कभी भी बाहर से जो एक्सपोजर मैग्नेटिक फील्ड्स के हो जाते हैं, वो हमारा उसे इरेज ना कर दे, उस मैग्नेटाइजेशन को उसे ख़राब ना कर दें, या टेम्परेचर चेंज के कारण या रफ हैंडलिंग के कारण ना, किसी ने फेंक दी, किसी ने टक्कर लगा दी, तो इतने से काम से उसकी जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और हाई परमिएबिलिटी, ये क्या है? कनेक्टिविटी फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स अच्छी से पास हो जाए इसमें, सो दैट इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड ईजीली, सो दैट जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए। अब मटेरियल्स कौन से प्रेफर किए जाते हैं इनको बनाने के लिए? स्टील तो है। तो ये क्वेश्चन आता कई बार, देखो जी स्टील है, स्टील को क्यों प्रेफर करते हो आप, आयरन को क्यों नहीं करते? जबकि आयरन की क्या हमारे पास ये परमिबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या मैंने देखा, हमने अगर इनके ग्राफ बना के देखें ना, तो जो बेचारे आयरन का बड़ा ऐसे थिन सा मिलता है हमें ग्राफ, ये आयरन का ग्राफ ऐसे शो हो रहा है हमें। और अगर आप देखेंगे किसका बनाना आपने, अगर आप स्टील का बना के देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता, मान लो ऐसा आया, तो कहता कोई बात नहीं, मैं इतनी ऊपर तो नहीं आया, पर मैं जो मैग्नेटिक फील्ड को कम होने से मैं बिल्कुल जीरो नहीं आया, तो इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, इसकी क्या, इसकी क्रेसिविटी भी ज़्यादा है, इतनी जल्दी से रेज नहीं कर सकते, चाहे परमिबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसमें क्या है, ये आयरन शो कर रहा है, ये हमारा स्टील शो कर रहा है, रेड वाला, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, रेड वाला आयरन है, ये स्टील शो कर रहा है। तो स्टील के पास ये देखो, जितना एरिया बड़ा है उतना डिफ़िकल्ट है उसको करना, क्या, रोटेट करना, तो उसकी रिटेंटिविटी होगी ज़्यादा। एक बार कर दिया तो कर दिया, ठीक है। वही बात आ गई जो क्लास में बच्चे लगे हैं हमारे बेचारे, जिनके पास तो मतलब कई होते हैं क्लासेस जिसमें चेयर लगी होती, चेयर के साथ स्टैंड लगा दो, वो जल्दी से कमा लेंगे, सर कोई बात नहीं हमने कर दिया। दूसरा है, हमने कहा हमने इस तरफ ही कर देंगे सर, आपको भी खुश कर देंगे। अब जिनके पास लोहे के बेंच हैं, 2-2 वाले 3-3 वाले, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेंगे, अब सर मर गए जो, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और कई क्लासेस में पूरा का पूरा बेंच जहाँ पर इतना लंबा उन्होंने क्या रखा, वेल्डिंग का रखी है, वो तो बेचारे सारा घुमाएंगे, उनका जोर ज़्यादा लगेगा। तो सेम क्या, जितना वो हैवी है ना, रिटेंटिविटी उनकी ज़्यादा है, जितना क्रेसिविटी उनकी ज़्यादा है, उतना उनकी जो उनकी जो अलाइनमेंट है उसे डिस्टर्ब करना डिफ़िकल्ट है। तो ये स्टील के केस में पाया जाता है। तो चाहे स्टील की परमिएबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन, इवन देन इट इज़ प्रेफर्ड ओवर सॉफ्ट आयरन, किसके लिए, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। अब इसके अलावा कुछ और हमें मिल चुके हैं नए मटेरियल्स, जिसमें से कार्बन, कोबाल्ट, स्टील है, सॉरी मैंने किससे कर दिया,
कोबाल्ट स्टील है हमारे पास, कार्बन स्टील है, अलॉय एलिको अलॉय काफ़ी जो मिलती है हमें ना स्पीकर्स वगैरह में, वो वाली, ये परमानेंट मैग्नेट्स हमें बनाने में हेल्प करती हैं, इसे हम बनाते हैं। अब बात आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका मीनिंग क्या है? जैसे करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, और जब हम करंट स्विच ऑफ कर दें तो मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे। तो कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव हाई परमेबिलिटी बट लो रिटेंटिविटी। कहता परमेबिलिटी तो हो ज़्यादा और रिटेंटिविटी ना हो। सॉफ्ट आयरन कहता बड़े अच्छी एग्जांपल है इस पर्पस के लिए। अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने बना रखा था रेड वाला सॉफ्ट आयरन वाला, क्या तो जब बाहर से अप्लाई किया हमने, किसे अप्लाई किया? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या वो जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड राइज कर गया यहाँ पर, और जैसे हमने रिमूव किया जल्दी से वो डिक्रीज कर गया। हमें ऐसा चाहिए कोई मटीरियल कि जल्दी से कहने पर वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए, और जब हम स्विच ऑफ करें तो जल्दी से वो जीरो पर आ जाए, जनरेटिविटी बहुत कम हो। सॉफ्ट आयरन ऐसा है। हम मान लो एक बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमने एक कार बन रही ना या बस बन रही यहाँ पर, तो हमने एक मैग्नेट लगा रखी ऊपर से, वो लिफ्ट आई, लिफ्ट ने यहाँ से पकड़ा, जहाँ मैग्नेट का करंट पास किया या मैग्नेट ने से पकड़ लिया, इसे उठाकर यहाँ से यहाँ पर रखना हमने। जब रखने गए तो उसने छोड़ा ही नहीं, वो लिफ्ट वाला कह रहा बहना छोड़ दे इसको, और वो बस को छोड़ दी नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उसमें रिटेंटिविटी ज़्यादा है। तो हम कैसा चाहते हैं? रिटेंटिविटी कम हो, जब कहें तो बड़े अच्छी मैग्नेट बन जाए, इट मीन्स परमेबिलिटी ज़्यादा। जब कहें कि छोड़ दे, करंट ऑफ किया तो झटके से छोड़ दे, इट मीन्स उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो छोड़ के रख के चले जाएगी वहाँ पर, अगर नहीं तो उसके साथ वो चिपकी रहेगी। ठीक है, इसलिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चाहिए? जो हमारा कहना माने, स्विच ऑन करें तो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, अच्छी की तरह, जैसे स्विच ऑफ किया वैसे उसका मैग्नेटाइजेशन हमें ना दिखाई दे। अब एक और ट्रांसफार्मर आपने पढ़ने हैं। ट्रांसफार्मर जगह जगह पर लगे हैं ना, लोग लड़ते हैं ट्रांसफार्मर्स के लिए, कुछ खेतों में लड़ रहे हैं, कुछ घरों में लड़ रहे हैं ना। हमारे ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ पे लोड नहीं आता, वो उड़ गया, गर्मियों में ज़्यादा लोड पड़ गया, एसी काम नहीं कर रहा, ट्रांसफार्मर लगाओ यहाँ पर, जिसे हम स्टेबलाइजर भी कह रहे हैं ना, वो है। तो नेचुरली बड़े काम की चीज़ है ना। तो ये एसी पर वर्क कर रहा है, तो एसी में कुछ ऐसा है, पढ़ोगे तो आप मालूम है, सिंपल फॉर्म में कह दूँ तो यहाँ पर वायरिंग लगा रखी, इसे हम प्राइमरी कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी कहेंगे ना। तो क्या कर रहे हैं? एसी करंट आ रहा है, तो एसी करंट में कभी क्या पड़ा आपने, ऊपर नीचे, तो ये पास कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन तो वेरी कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कभी इस तरफ कभी उस तरफ जा रहा है। तो ये बेचारा मटीरियल कभी कहता कभी मैं साउथ बना, कभी मैं साउथ बना, कभी मैं नॉर्थ बना, कभी मैं साउथ बना। तो जो बार बार अपने साइकिल चेंज करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो जो जितना एरिया इसका ज़्यादा, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना हमें लॉस ज़्यादा करना पड़ेगा एनर्जी, तो काफ़ी एनर्जी हिस्टैरिसीस में लॉस हो जाती है। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका जो हिस्टैरिसीस वाला एरिया ना बड़ा कम हो, ताकि जो लॉस हो रहा है एनर्जी का वो बड़ा कम मिले हमें। तो आइए देखते क्या कहता है हमारा। द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर्स आर सब्जेक्ट टू एसी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब ट्रांसफार्मर तो चलते रहते हैं, पिछले 10 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं, लोगों को लाइट दे रहे हैं, ख़राब होते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी जगह बेचारा कोई और आ जाता है, तो रहता है तो ट्रांसफार्मर है तो वो दिन रात काम कर रहा है। तो हिस्टैरिसीस लॉस इज मेन कंसर्न फॉर सच मटीरियल्स। तो हिस्टैरिसीस कर्व ऑफ सच मटीरियल्स बी नैरो सो दैट एनर्जी लॉस बी मिनिमम। अब कौन करेगा सेटिस्फाई? तो एक तो सॉफ्ट आयरन पुराना चल रहा है हमारा, तो कुछ लोगों ने और फाइंड कर लिया, परम अलॉयस कह लो से, न्यू मेटल है, रेडियो मेटल्स हैं, ये भी कुछ नए मटेरियल्स हैं जो काम में हेल्प कर रहे हैं हमारी। अब इतनी बातें कर लें, कुछ काम भी कर लें, तो एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं कि हमें कुछ समझ आ रहा है। द हिस्टैरिसीस लॉस फॉर ए सैंपल ऑफ 12 kg
इज 300 जॉल पर मीटर क्यूब पर साइकिल। एक साइकिल में 1 मीटर क्यूब में 300 जॉल लॉस हो रहा है हमारा। डेंसिटी आयरन की दे रखी है हमें 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बड़ी ज़्यादा होती हैं। देखो कैसी बात क्या ना, मीटर क्यूब जानते हो कैसे। 1 मीटर का आपने क्या लेना, 1 मीटर का विड्थ है, 1 मीटर की हमारे सारे ऐसा एक ब्लॉक ले लो, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ और 1 मीटर इस तरफ ले लो। ऐसा ब्लॉक है तो उसका कितना होगा मास, 7500 kg। कैलकुलेट एनर्जी लॉस पर आवर एट 50 साइकिल्स। तो आपने क्या करना है, एनर्जी लॉस फाइंड करना है 1 घंटे में कितना होता है, जबकि हमें क्या साइकिल बने हैं 50 साइकिल। इसका मीनिंग क्या, 50 बार वो हमारा जो 50 हर्ट्स हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में 50 बार वो साइकिल, वो एसी वाला साइकिल घूमता हमारा। या था एसी सर्किट में आपने ऐसे ऐसे सर्किट चलता हमारा, तो 50 बार 50 साइकिल्स आर देयर है ना। चलो हम करना शुरू करें इसे। तो पहले लोगों ने कहा भी हाँ अपने लिख लो भी क्या बात है, एनर्जी लॉस है पता जी है पर साइकिल और पर यूनिट वॉल्यूम इतना है 300 जॉल हमने दे रखा। अब वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी पता क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, ये मास है, ये डेंसिटी है। तो वॉल्यूम क्या आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें देखा 12 kg और मास है 700, डेंसिटी है 7500। तो इतना मीटर क्यूब मेरे पास आ चुका वॉल्यूम। तो ये फाइंड कर लिया। अब आप एनर्जी लॉस पर साइकिल कर लो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा था पर मीटर क्यूब। यहाँ पर अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा हमारे पास, ये एनर्जी लॉस आ चुका पर साइकिल। तो कितना है, इतने जूल हैं, जूल पर साइकिल, ये हमें मिल गया अभी। अब साइकिल कितने होते हैं सेकंड में, कहता है 50 सेकंड है। कहता ठीक है जी कि 50 सेकंड है। तो कहता है एनर्जी लॉस पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना लॉस होगा। 1 साइकिल में हमने देखा जहाँ से 1 साइकिल में इतना मिलता हमें, इसे फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, ये बात होगी। 1 साइकिल में 1 सेकंड में आ गया। 1 आवर में फाइंड करना है जी। कहता कोई बात नहीं, ये सारा ले आओ जहाँ से, ये ऊपर से आ गया हमारे पास इतना, ऊपर वाले स्टेप से। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 × 60 3600। तो आपने ऐसे किया, आपको क्या मिला 8.6 या × 10⁴ जूल। आप कैलकुलेट करके देखना। तो हिस्टैरिसीस लॉस हमारे पास आ रहा। तो ये BH कर्व हमने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करें जो सारी टर्म्स हमने पढ़ रखी हैं। पढ़ हम लेते हैं, तंग भी में करती हैं, कुछ समझ में आ जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो उनकी जो पहचान है ना अच्छे से बन जाएगी। उसके आपस में रिलेशन कौन से हैं, उनके यूनिट्स कौन से होते हैं। ये ऐसे चाची मासी के बेटे हैं ना, पता नहीं चलता कौन किसकी मासी का कौन किसकी चाची का बेटा है। तो एक बार सोचना पड़ता अच्छे से, भैया बैठ जाओ मैं देखूँ आप किसकी किसका क्या रिलेशन है किसके साथ। तो एक बार हम करेंगे न्यूमेरिकल, सो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो दूसरे फैक्ट्स हैं। तो बने रहिए बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।